नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल के लिए एक ऐसे खाद के बारे में जिसका उपयोग आप पेठी गन्ने के अंदर भी कर सकते हैं, पौधा गन्ने के अंदर भी कर सकते हैं। दोनों की मोटाई, लंबाई, ग्रोथ, जो हमारे अगोले का हरापन लास्ट तक हमें रहना चाहिए वह, और हमारा गन्ना जो नीचे से जो हमारे गन्ने के कल्ले निकल करके आ रहे हैं, कल्ले जो हमारे छोटे रह गए हैं या फिर छोटे रह के वह सूख रहे हैं, इस तरह की दिक्कतों का सामना काफ़ी किसान भाई कर रहे हैं और कमेंट लगातार मेरे पास आ रहे हैं। उसी के लिए वीडियो है। इस वीडियो को यदि आप लगातार सही तरीके से देखते हैं तो इसमें मैं जिन प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जो उपाय मैं इसमें आपको बताऊँगा, उससे नोलक गन्ना हो या फिर हमारा पेड़ी गन्ना हो, कोई सा भी हमारा गन्ना होना चाहिए, उस दोनों में ही ये अच्छा कार्य करेगा और इसका उपयोग आपको एक बार करके ज़रूर देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी सारे गन्ने की फसल के अंदर इसका उपयोग करें। आप चाहें तो 2 से 4 बीघे गन्ने के अंदर इस तरीके का उपयोग करके देख सकते हैं। यदि आपको सही लगे तो आप और खेत के अंदर डालें, और यदि आपको सही ना लगे तो आप और खेत के अंदर ना डालें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पिछली वीडियो से 4 से 5 कमेंट लेना चाहूँगा जो आप ही में से कुछ किसान भाइयों ने पूछे हैं, और वह लगभग सभी किसान भाइयों के लिए ज़रूरी हैं। पहला कमेंट आया है जय श्री राम जी का। ये कह रहे हैं, सर जी क्या पेठी गन्ने में कैल्शियम नाइट्रेट, पोटास, यूरिया व टैगो एक साथ मिलाकर डाल दें तो कैसा रिजल्ट आएगा? तो जय श्री राम जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेठी गन्ना हो या पौधा गन्ना हो, आप डाल तो ये सब कुछ एक साथ मिलाकर दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरी पर्सनल राय ये है कि आपको इनमें से कैल्शियम नाइट्रेट और वर्टैगो एक बार में डालना चाहिए, और पोटास और यूरिया ये एक साथ डालना चाहिए। यानी कि लगभग इन दोनों के बीच में आपको 15 दिन का गैप जरूर देना चाहिए। और यदि आप कर सकते हैं तो इसके अंदर यूरिया को आप हटा दें। यूरिया की या तो मात्रा आप बहुत कम कर दें, ऐसे मान लीजिए 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब यूरिया की मात्रा करें, या फिर आप यूरिया की जगह बारू रेत का मिक्स कर सकते हैं। क्योंकि इस समय पर जो है, यदि हम यूरिया की मात्रा ज़्यादा अपने गन्ने के अंदर डालते हैं तो पोका बोइंग के जो लक्षण हैं वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए प्लीज़ आप जो है कोशिश करें कि यूरिया का उपयोग आपको ना करना पड़े। लेकिन यदि आप करते हैं तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप करें, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको रहेगा। चारों प्रोडक्टों को आप एक साथ बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि एक साथ डालने से उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं लग पाएगा। क्योंकि चारों चीज़ें एक साथ खेत के अंदर डलेंगी, वो सब एक साथ काम करेंगी तो अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। यदि आप इन दोनों के बीच में 15 दिन का गैप देते हैं तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा आपको, और आपके जो गन्ने की फसल है यह काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल करके आएगी। अगला जो कमेंट आया है यह है राजकुमार जी का। ये कह रहे हैं, जिब्रेलिक एसिड व ह्यूमिक एसिड और स्प्रे वाली सागरिका तीनों ही प्लांट ग्रोथ की दवाई हैं, तो कृपया कर इनमें क्या अंतर है और क्या गन्ने की पहली बंधाई पर कौन सी का यूज कर सकते हैं, कृपया आप हमें बताएं। तो राजकुमार जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप गन्ने की बंधाई आपकी हो गई है और गन्ने की बंधाई के बाद आप कुछ डालना चाहते हैं या आपके गन्ने के अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो आप इसके अंदर सागरिका का उपयोग कर सकते हैं। सागरिका काफ़ी अच्छी है और इसका लिक्विड का स्प्रे यदि आप करेंगे तो काफ़ी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और इन तीनों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना करके आपको दूंगा कि तीनों में क्या अंतर है और ये किस किस तरीके से कैसे काम करती है। अगला और लास्ट कमेंट जो है ये है शुभम राजपूत जी का। ये कह रहे हैं, आप हमारे कमेंट्स का आंसर तो देते हो नहीं, तो आपकी वीडियो देखने का हमें क्या लाभ मिलेगा? तो शुभम राजपूत जी, ये तो इन्होंने बाद में शायद ये मुझसे नाराज़ हों इसलिए ये कमेंट किया। इससे पहले जो इनका क्वेश्चन था उसके बारे में बता देता हूँ। इन्होंने कहा, सर मैंने खरपतवार के लिए तमर का प्रयोग किया था, तब से मेरे गन्ने की जो ग्रोथ है सही से नहीं हो पा रही है, और उसकी जो ग्रोथ है बहुत बढ़िया हो और गन्ना मोटा हो, उसके लिए सटीक तरीका बताएं जो अच्छे से काम करे। तो शुभम राजपूत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने गन्ने की फसल के अंदर कई तरीके ऐसे हैं जिनका आप उपयोग करके अपने गन्ने की बढ़वार को आप बढ़ा सकते हैं। देखिए, जब भी आप किसी खरपतवार नाशी का उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर करते हैं तो उसका असर खरपतवार पे तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन आपके गन्ने की फसल पर भी उसका काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ जाता है, और हो सकता है आपने उसकी जो डोज है काफ़ी ज़्यादा लगा दी है, इसकी वजह से आपके गन्ने के अंदर ये समस्या आ रही है। पहली बात तो ये आके आपको थोड़ा सा इंतजार इसका करना होगा, और उसके साथ साथ कोई भी एक अच्छा सा ग्रोथ प्रमोटर आप सागरिका ले सकते हैं या बायोविटा ले सकते हैं, और उसके साथ आप पोटास का उपयोग करें। पोटास की मात्रा इसके अंदर आप लगभग 15 से 20 किलोग्राम ले लें, और जो आपकी सागरिका है इसकी मात्रा आप 7 से 8 किलोग्राम लें। प्लस इसे जो NPK के अंदर आप मिक्स करके अपने खेत के अंदर डलवा दें। 10 दिन के अंदर आपके गन्ने की जो बढ़वार रुक गई है, यह बढ़वार धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपके खेत के अंदर जो दिक्कतें, जो परेशानी आ रही है, यह बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी।
अब शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कि गन्ने की फसल के अंदर हमें ऐसे कौन से उर्वरक डालने हैं जिनसे कि जो हमारे गन्ने की बढ़वार है, जो मोटाई है, जो लंबाई है, वह लगातार बढ़ती रहे और गन्ने के जो हमारे छोटे छोटे पोए हैं जो सूख रहे हैं, इन पोयों को हम किस तरीके से बचा सकते हैं जिससे कि जो हमारी उत्पादन है वह बढ़ सके। तो इसके लिए मैं 2 से 3 तरीके आज आपको बताने वाला हूँ। इनका आपको उपयोग करना है और अपने गन्ने की फसल को आप इन सभी दिक्कतों से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आपके गन्ने के अंदर यदि छोटे छोटे जो पोए हैं या जो छोटे छोटे कल्ले निकल करके आपके गन्ने की फसल के अंदर आ रहे हैं, यदि वह सूख रहे हैं, तो यानी कि आपके खेत के अंदर जो है फंगस का अटैक हो चुका है। अब आपको अपने गन्ने के अंदर किसी भी फंगीसाइड का अच्छे से उपयोग कर लेना है जिससे कि जो आपके गन्ने की फसल है यह छोटी रहकर सड़ने ना लगे, गलने ना लगे, जिससे कि हमारा जो उत्पादन है वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने खेत के अंदर आपको सल्फर का उपयोग जरूर करना है। सल्फर आप WDG 90% में ले सकते हैं। इसकी मात्रा लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बारू रेत के अंदर मिक्स करके अपने गन्ने की फसल के अंदर डलवा देना है। यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो जो ये कल्ले छोटे छोटे रह के सूख रहे हैं ये सूखने बंद हो जाएंगे और आपके जो गन्ने की बढ़वार है वह लगातार होती रहेगी। अब बात कर लेते हैं गन्ने की मोटाई के लिए कि गन्ने की मोटाई के लिए, गन्ने की लंबाई के लिए और गन्ने की ग्रोथ के लिए इसके लिए हमें क्या उपयोग में लाना है। तो देखिए किसान भाइयों, इससे पहले आप इंसेक्टिसाइड तो बहुत सारे उपयोग कर चुके हैं, ग्रोथ प्रोमोटर भी आप बहुत सारे उपयोग कर चुके हैं, लेकिन जो ग्रोथ प्रोमोटर और जो इंसेक्टिसाइड मैं उपयोग करता हूं वह काफ़ी सस्ते होते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन मैं आपको बताता सभी हूं, अच्छों के बारे में भी और जो हमारे सस्ते होते हैं उनके बारे में, दोनों के बारे में बताता हूं, जो सस्ते हैं उनके लिए भी और जो महंगे हैं उनके लिए भी। क्योंकि कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं महंगे और कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं छोटे। तो यह निर्भर करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सा डालना है। लेकिन यदि मैं इस समय के बारे में बात करूं तो इस समय पर आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर फिप्रोनिल जो 5% ऐसी फॉर्म में आपको मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इसी कंपनी का लेना है, किसी भी कंपनी का आप फिप्रोनिल 5% ऐसी फॉर्म में ले लीजिए। यदि आपके गन्ने की बढ़वार, लंबाई, ग्रोथ और गन्ने के अंदर हरापन नहीं है तो आपको लगभग 700 ml प्रति एकड़ के हिसाब से फिप्रोनिल की मात्रा लेनी है 5% ऐसी फॉर्म में। और इसके साथ साथ किसान भाई आपको थायोमेथोक्सम 30% FS फॉर्म में, ध्यान दें, थायोमेथोक्सम 30% FS फॉर्म में आपको लेना है। इसकी मात्रा भी किसान भाइयों आपको लगभग 700 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ले लेनी है। और इन दोनों को मिक्स करके या तो आप यूरिया की मात्रा ले सकते हैं, यूरिया की मात्रा लेनी है तो कम लेनी है क्योंकि इस समय पर पोको बोइंग का असर ज़्यादा जाता है, या फिर आप यूरिया के अंदर मिक्स करके इन दोनों को 1 एकड़ गन्ने के अंदर इसे डलवा दीजिए। और उसके बाद यदि बरसात हो रही है तो अच्छी बात है, बरसात नहीं हो रही है तो एक शानदार सी सिंचाई अपने गन्ने की करवा दीजिए। मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपके गन्ने की जो बढ़वार होगी, जो गन्ने की मोटाई होगी, वह किसी भी खेत की नहीं होगी जो आपके आस पड़ोस में खेत होंगे। लेकिन किसान भाइयों इसके साथ साथ एक बात का विशेष ध्यान दें, जिन किसान भाइयों ने वर्टेगो या फटेरा या फिर महंगी महंगी दवाइयों का उपयोग कर लिया है वे इनका उपयोग ना करें, क्योंकि यदि आप इन सब का उपयोग करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन जिन किसान भाइयों ने किसी भी इंसेक्टिसाइड का अच्छे का उपयोग नहीं किया है या महंगी दवाओं का खर्चा नहीं किया है तो वे इसका उपयोग जरूर कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आपको रिजल्ट ना मिले तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को आप बिल्कुल ही अनसब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखनी बंद कर दें यदि आपको रिजल्ट ना मिले तब। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।